हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अपना चल रहा है टॉपिक परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पे लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो सीरीज के अंदर आ रहे हैं सब में अपन परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था बोर मॉडल, जो कि केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉडल है और सबसे बड़ा एक्सेप्ट किया गया मॉडल है। लेकिन बोर मॉडल भी कालांतर के अंदर फेल हो गया था या उसकी कुछ कमियां रह गई थी। तो बोर मॉडल की कमियां किस कारण से रही थी उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो बोर मॉडल की कमियां के अंदर साइंटिस्ट के दो तीन थ्योरी है, वो अपन पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरी आती है, एक साइंटिस्ट आते हैं मैक्सवेल, मैक्स प्लांक, सॉरी मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक ने क्या बोला? मैक्स प्लांक ने बोला कि आप जिस चीज को बोल रहे हो कि भाई ये वेव है, रेडिएशन के रूप में आ रही है, जैसे अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है वो आप बोल रहे हो रेडिएशन के रूप में कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन जो रेडिएशन है, जो वेव है, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं वगैरह है, ये एक छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है, छोटे छोटे बहुत स्मॉल पैकेट के रूप में होती है ऊर्जा। ऊर्जा बोल दो या विकिरण बोल दो। इन पैकेट को इन्होंने नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन या क्वांटा। मैक्सवेल की थ्योरी को क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी दी थी। क्वांटम थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? जो भी वेव या रेडिएशन है, एनर्जी के जो भी स्रोत हैं, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है। वेव पैकेट छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है। इन पैकेटों को फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, यदि अपन इस वेव की फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू माने तो इस पैकेट या फोटोन की एनर्जी जो होगी वो होगी एच न्यू या फिर होगी एच एफ। यदि फ्रीक्वेंसी अपन एफ मानेंगे तो एच एफ, और यदि न्यू मानेंगे तो एच न्यू। तो इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था एच न्यू या एच एफ। एच जो यहां है वो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 9 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बात बोली मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने बोली जो भी विकिरण है या जो भी रेडिएशन है वो एक क्वांटम के रूप में होती है, एक पार्टिकल के रूप में होती है। तो इन्होंने वेव को पार्टिकल बोला, वेव को पार्टिकल। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें के अंदर पार्टिकल या कण के दोनों रूप, वेव और कण ये दोनों रूप, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका कण व तरंग दोनों रूप का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम मैकेनिक या क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, जिसके अंदर कण के दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है, तरंग रूप और कण रूप का, उसको बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। अब एक चीज और है, वेव के पास तीन चीज होती है, जैसे साउंड वेव हो या एनर्जी वेव हो या रेडिएशन वेव हो, कोई भी वेव होती है उसके पास एक तो होती है वेलोसिटी,
एक होती फ्रीक्वेंसी, एक होती लैम्डा यदि तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। तीन चीज होती है। तो इनके अंदर संबंध क्या होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। v है वेलोसिटी, f है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ। तो ये संबंध होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के अंदर। v इक्वल टू एफ लैम्डा, या फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू माने तो न्यू लैम्डा। v इक्वल टू एफ लैम्डा, या अपन निकालें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा। तो जो रेडिएशन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे इंफ्रारेड है, यूवी रेड है, तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है प्रकाश के वेग के बराबर, तो उसको बोलते हैं c। तो v का अपन c लिख देंगे तो क्या होगा, f इक्वल टू सी बाई लैम्डा, f इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जैसे यूवी रे है, इंफ्रारेड है, वगैरह वगैरह, जो भी अपने स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी रेडिएशन या वेव पड़ी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी सी बाई लैम्डा। तो अब इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी वाला फॉर्मूला ये रहा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, एफ की जगह ये मान रख दूं एस सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होगी, फोटोन की एनर्जी होगी, वो एस सी बाई लैम्डा होगी। एच यहाँ प्लांक स्थिरांक है, सी है प्रकाश का वेग है, लैम्डा उसका वेवलेंथ है। तो ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एस सी अपॉन लैम्डा। तो प्लांक की इस थ्योरी से अपन को क्या समझ में आया, इससे अपन को समझ में आया लाइट जो है, लाइट के दो नेचर है, एक तो वेव के हैं और एक पार्टिकल के हैं, पार्टिकल। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट अपने को समझ में आया, डुअल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, या अपन कह दो द्वैत। तो मैक्स प्लांक के थ्योरी से अपने को लाइट की डुअल नेचर का पता चला, द्वैत प्रकृति ऑफ लाइट। तो मैक्स प्लांक की थ्योरी के बाद में एक साइंटिस्ट आए जिसको अपन डी ब्रोगली बोलते हैं, डी ब्रोइक बोलते हैं, डी ब्रोगली। डी ब्रोइक भी बोलते हैं, डी ब्रोगली भी बोलते हैं। डी ब्रोगली आए थे मैक्स प्लांक के बाद में। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा भाई आप बोल रहे हो कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो कर रही है, पार्टिकल भी हो रहे हैं और वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो छोटा पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी वो भी लगभग प्रकाश के बराबर है, लाइट के बराबर है। लाइट की होती है 3 इंटू 10 टू पावर थ्री इंटू 10 की पावर 8 और ये है 10 की पावर 6, तो लगभग बराबर है। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो इतनी देर तक अपन यही मान रहे थे जो इलेक्ट्रॉन था वो पार्टिकल था, लेकिन डी ब्रोगली के सिद्ध हाइपोथेसिस के बाद में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होगी, इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। तो जो मैक्स प्लांक थे उन्होंने कहा लाइट डुअल नेचर शो कर रही है। डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डुअल नेचर शो करता है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। तो इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी, इनके बाद में साइंटिस्ट आए थे, इनके चले ही थे डेविसन और जैमर।
प्रैक्टिकल किया था, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो कर रहा था, डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, तो जो वेव होती है वही डिफ्रैक्शन शो करती है। तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है या वेव के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, h अपॉन p। जो p यहां है, p है मोमेंटम, मोमेंटम। तो p इक्वल्स टू होता है mv। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो डी ब्रोगली ने जब ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है, और इन्होंने उसकी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला दिया h अपॉन mv, तो ये चीज और हो गई कि m द्रव्यमान और वेलोसिटी हर एक चीज की होती है। जैसे फुटबॉल है उसकी भी है, कार है उसकी भी, अपन चल रहे हैं उसके अपना भी वेट है और वेलोसिटी है, क्रिकेट की बॉल है उसकी भी है। तो ये माना गया कि जो सारी चीजें हैं मूविंग पार्टिकल है वो वेव की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेव की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब सारी चीजें वेव की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जैसे बॉल आ रही, क्रिकेट बॉल चल रही है, तो अपन को दिखाई तो नहीं दे रही कि वेव की प्रॉपर्टी। तो इन्होंने अपन एक बार कैलकुलेट करते हैं, इधर अपन लेते हैं बॉल की वेवलेंथ निकालते हैं लैम्डा, इधर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा। सपोज कीजिए बॉल का अपने पास द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है, बॉल की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो अपन ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू प्लांक स्थिरांक 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय मास कितना हो गया, मास हो गया 100 ग्राम, इनटू स्पीड कितनी होगी 20, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो होगा -3। तो ये देखो ये -3 होगा, ये अपने पास 3 है तो ये कट जाएगा। तो क्या हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 3, 3.313 इंटू 10 टू द पावर -34। ये आंसर आएगा। लगभग मैंने किया, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 3.313 इंटू 10 टू द पावर -34। अब इसको ये मीटर में आया, अपन इसको एंगस्ट्रम में बदल देते हैं। एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो इसको गुणा कर देंगे 10 टू द पावर -10 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर -24। ये लैम्डा निकला। वेवलेंथ किसकी निकली, क्रिकेट बॉल की। अब अपन इस तरफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, और इसका वेलोसिटी क्या है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अपन लैम्डा निकाल सकते हैं, h क्या हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अपन लैम्डा निकालेंगे, ये बार बार कैलकुलेट करते हैं अपन। ये आता है लगभग आता है 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो अपन यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई है वो आई 3.2 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बॉल की वेवलेंथ आई है वो -24 की घात में, ये एंगस्ट्रॉम में ही है। यदि मैं ये निकालूं तो 0.000 पॉइंट के बाद में 24 जीरो के बाद में 3 आएगा। इतनी छोटी वेवलेंथ है। तो ये बड़े पार्टिकलों के लिए
जो वेवलेंथ निकालते हैं तो बड़े पार्टिकल की वेवलेंथ बहुत छोटी आती है, बहुत नगण्य टाइप आती है, तो वो अपने को दिखाई नहीं देती है। तो जो ये हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की, ये फिट बैठती थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो वेव की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। पार्टिकल और वेव दोनों के, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन की गतिक ऊर्जा k है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य होता है h by p, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ v का मान निकाल देंगे अपन इस फॉर्मूले से। v का मान निकालेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू k 2k अपॉन m। तो v इक्वल्स टू √2k अपॉन m आ जाएगा। तो यहां v का मान पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय m √2k अपॉन m। तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये वाला रूट m ऊपर चला जाएगा, रूट m से m कटेगा तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h बाय 2k m। तो ये क्या आ गया? 2k काइनेटिक एनर्जी, ये k e m। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है तरंगदैर्ध्य और काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेशन। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के अकॉर्डिंग, तो अपने इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। और तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली फॉर्मूले के अनुसार लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p या p का मान mv। ठीक है। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था यदि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है या गति कर रहा है, यदि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गति या मोशन में है तो अपन उसके पास अपने पास यदि उसका वेलोसिटी, वेग और पोजीशन है तो अपन उस मोशन गति करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन, या अपन बोल देते हैं मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते। यदि पोजीशन एक्यूरेट होगी तो अपने पास मोमेंटम एक्यूरेट नहीं होगा, यदि मोमेंटम एक्यूरेट होगा तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो इन्होंने क्या कहा? यदि मोमेंटम के अंदर जो अनिश्चितता है वो p है, डेल्टा p, और जो पोजीशन के अंदर अनिश्चितता वो डेल्टा x है। मतलब अपन ये मानते हैं कि अपन ने जो ज्ञात किया वो चीज है x, और जबकि एक्यूरेट है xc कर लेते हैं। एक्यूरेट पोजीशन तो थी उसकी x है, लेकिन अपन ने ज्ञात की वो आई x। तो जो इसमें अनिश्चितता है वो xa माइनस x होगा, वो होगा डेल्टा x। ठीक है। तो अनिश्चितता उसके जो पोजीशन में है वो डेल्टा x है, और जो उसके मोमेंटम में अनिश्चितता वो डेल्टा p है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा।
जो इसके मोशन, पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा h/4π के अनुसार। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोशन के अंदर है, गति के अंदर है, तो उसका संवेग और उसकी स्थिति एक्यूरेट दोनों एक साथ, एक समय के अंदर दोनों एक साथ एक्यूरेट पता नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ न कुछ अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वो इसके द्वारा देंगे। डेल्टा x इंटू डेल्टा p या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी h/4π के बराबर। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। इन तीनों सिद्धांतों के बाद जो ड्रॉबैक थे बोर मॉडल के, बोर मॉडल ड्रॉबैक या विफलता के कारण थे वो ये, एक तो बोर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहा था, लेकिन इन थ्योरी के बाद में इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को समझा नहीं पाए। सेकंड चीज जो उन्होंने रेडियस निकाली थी, रेडियस और वेलोसिटी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों उन्होंने एक्यूरेट निकाली थी। जबकि हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग बोलता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी स्थिति दोनों एक साथ एक्यूरेट के साथ निर्धारित नहीं कर सकते। थर्ड चीज आई, एक जो बोर मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही लागू था, या हाइड्रोजन लाइक एटम पर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता था। तो अपन को हीलियम का निकालने के लिए He+ लेना पड़ता था, लिथियम का निकालने पर Li+2, मतलब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन स्थित हो या उपस्थित हो उन्हीं को अपन बोर मॉडल से समझा सकते थे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों को, परमाणुओं को अपन व्याख्या नहीं कर सकते थे। ये एक इसका ड्रॉबैक था। बोर ने जो स्पेक्ट्रम, चौथा पॉइंट ड्रॉबैक था, बोर ने जो स्पेक्ट्रम दिया था, स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो रहा था। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोर ने दिया था उसको मैग्नेटिक फील्ड में देखने पर और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने पर वो स्प्लिट हो रहा था। जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होता है उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान में रखना। जो स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होता है उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होता है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो चौथा ड्रॉबैक ये था। एक पांचवा ड्रॉबैक और है बोर मॉडल का, वो ये है कि इतने सारे साइंटिस्टों की हाइपोथेसिस और परिकल्पना के बाद में अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम आ गया था। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका था। तो ये सारे ड्रॉबैक थे, 5 ड्रॉबैक थे बोर मॉडल के। पहला ड्रॉबैक तो ये था कि वो हाइड्रोजन एटम का ही व्याख्या कर सकता है, या हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसी की व्याख्या कर सकता था। सेकंड चीज ये थी कि जो इन्होंने जो वेग और जो उसकी स्थिति निकाली थी वो उन्होंने एक्यूरेट निकाली थी। जबकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोशन में हो तो उसका वेग और स्थिति दोनों एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तीसरा इसके अंदर यह था कि जो बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानना था, जबकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों के लक्षण रखता है। चौथा यह था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो दिया था वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट हो रहा था, जबकि उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की थी। और पांचवा अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम आ गया था और उसकी व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर सकता। तो ये इसकी विफलता के कारण थे बोर मॉडल के, अपन ने पढ़े थे।